हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रैक एग्जाम्स विद अनमोल। तो आज हम लोग डाइस को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको डाइस के फर्स्ट पार्ट में डाइस का फर्स्ट केस समझा दिया था, जिसके अंदर हमें डाइस की सिर्फ एक ही फिगर एट अ टाइम गिवन होती थी और उससे वो हमसे क्वेश्चंस पूछता था। ठीक है, तो आज हम लोग जो डाइस का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केस नंबर 2। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग डाइस का? केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा, आपको एक ही डाइस की दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस दिखाई जाएंगी। क्या होगा केस नंबर 2? व्हेन टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन। केस नंबर 2 के अंदर आपको क्या होगा, एक ही डाइस की दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिखाई जाएंगी। इस केस नंबर 2 के अंदर फर्दर हमारे पास तीन केस बन सकते हैं। सबसे पहला केस क्या बन सकता है, जैसे मान लो हमें ये एक डाइस दी गई है। जैसे इस डाइस पर मैंने लिखा है 1 2 3। ठीक है, ये इस डाइस की फर्स्ट पोजीशन दिखाई गई है आपको, और इसी डाइस की आपको एक पोजीशन और गिवन होगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही डाइस की एट ए टाइम दो पोजीशंस दिखाई जाएंगी। ठीक है, और केस नंबर 2 है ये हमारा, और इसके अंदर हमेशा तीन केस ही बनेंगे। ठीक है, आपको एक डाइस की दो डिफरेंट पोजीशन दिखाई जाएंगी। जैसे मान लो एक ही डाइस थी, एक बार आपको उस पर 1 2 3 दिखा, और दूसरी बार सेम डाइस पर ही आपको क्या दिखा, 4 5 6 दिखा। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 के अंदर हमारा फर्स्ट केस बन जाता है। इस केस का नाम क्या होता है? नो कॉमन। आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे पास दो डाइसिस हैं, और इन दोनों डाइसिस पर जो नंबर हैं वो अलग अलग हमें नज़र आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दोनों डाइसिस पर जो नंबर लिखे गए हैं वो क्या है, कॉमन नहीं है। डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट डाइस पर हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 2 के अंदर ही हमारे पास एक केस और बन सकता है। केस नंबर 2 के अंदर ही क्या हो सकता है वो केस, ज़रा देखते हैं उसको हम लोग। देखो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, एक ही डाइस की दो डिफरेंट पोजीशंस नजर आएंगी। ठीक है, जैसे इस पर मैंने लिखा 1 2 3, और इस वाले पर जैसे मैंने लिखा 5 3 2। ठीक है, तो आप लोग अगर इस डाइस को ध्यान से देख रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर एक नंबर ऐसा होगा जो दोनों डाइसिस पर क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 2 लिखा है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, 2 लिखा है। और यहाँ पर आप एक और नंबर देख रहे हो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो आप क्या देख रहे हो, एक ही डाइस की आपको दो डिफरेंट अलग अलग पोजीशन नज़र आ रही हैं, और आपको इस केस में क्या नज़र आ रहा है कि एक ही डाइस पर कितने नंबर कॉमन है, दो नंबर कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारा केस बन जाएगा 2 कॉमन। ठीक है, इस केस का नाम क्या कहलाएंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, 2 कॉमन के केस से इसको हम लोग जानेंगे। एक ही डाइस की दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दी गई हैं आपको। ठीक है, और उन पे क्या है, दो नंबर दोनों डाइसिस पर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, कॉमन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये केस नंबर सेकंड के अंदर ही हमारा सेकंड केस बन जाता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक केस और बचा है जो इसमें और बन सकता है, वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके सामने, ज़रा देखिए इसको। हाँ जी, इसी के अंदर जो हमारा थर्ड केस बनता है वो केस क्या है, देखो थर्ड नंबर केस और क्या बन सकता है हमारे पास। फिर से आपको क्या होगा, एक ही डाइस की दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस नज़र आएंगी। ठीक है, वो आपको एक ही डाइस की दो अलग अलग पोजीशन दिखाएगा। ठीक है, इस बार क्या होगा, वो आपको इस डाइस पर
इस बार क्या होगा, वो आपको इस डाइस पर एक ही नंबर कॉमन देगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, 3 है, और यहाँ पर भी क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 के अंदर ही थर्ड केस बन जाता है, जिसका नाम होता है 1 कॉमन। क्या होता है, 1 कॉमन। ठीक है, तो ये मैंने ये आपको बता दिया कि केस नंबर सेकंड के अंदर क्या है, व्हेन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। ठीक है, और इसके अंदर ही फर्दर कितने केस बन जाते हैं, 3 केस हमारे पास बन जाते हैं। पहला केस कौन सा बनता है हमारे पास, नो कॉमन, है ना। एक केस और क्या बनता है इसमें, 1 कॉमन का, और एक केस इसमें और क्या बनता है, 2 कॉमन का। तो हम एक एक करके सभी केसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो आज मैं आपको केस पढ़ाने वाला हूँ वो केस है हमारा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नो कॉमन वाले केस को। ठीक है, तो नो कॉमन वाला केस सबसे इजी केस है और है भी छोटा, है ना। तो हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन आपको इस पे कराऊंगा, आपका उससे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केस नंबर टू में फर्स्ट केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, नो कॉमन। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इस पे। देखिए, आपको एक ही डाइस की दो डिफरेंट पोजीशंस दी गई हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से डाइस बना लीजिए कॉपी पर। देखिए, एक डाइस पर लिखा है 1 2 3 और दूसरे डाइस पर लिखा है 4 5 6। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको एक ही डाइस की दो पोजीशंस दिखाई गई हैं, और आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, इन दोनों डाइसेस पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। सारे के सारे नंबर क्या है, कॉमन नहीं है, है ना। जैसे फर्स्ट डाइस पर 1 2 3 लिखा गया है, तो दूसरी डाइस पर क्या लिखा गया है, 4 5 6 लिखा गया है। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये केस तो हमने पहले का पढ़ा हुआ है। हाँ जी, मैंने आपको ये केस पहले का पढ़ा दिया है। कब पढ़ा हमने ये केस बिल्कुल सेम किसकी तरह है, ये केस बिल्कुल सेम किसकी तरह है, हम नो कॉमन के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्व एज वन फिगर। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने एक फिगर वाले डाइस को सॉल्व करना फर्स्ट पार्ट के अंदर सीखा था। ठीक है, ये केस बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको डाइस का पढ़ाया था उसकी तरह ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं आपको इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे मैंने पूछा, फाइंड द नंबर विच इज opposite to 2, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2। ठीक है, तो हमने जैसा कि फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो डाइस का जो वन फिगर का क्वेश्चन था वो हमारा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ ऑप्शंस दूंगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इसके 4 ऑप्शंस दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 4 5 6 और डी ऑप्शन है इधर 4 5 और 6। ठीक है, एक तो ये ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। अच्छा, और ऑप्शंस भी आपको मैं देता हूँ कि वो एग्जामिनर आपको कैसे कैसे पजल कर सकता है एग्जाम के अंदर। जैसे 5 1 3, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है सी एंड डी का, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, और वैसे ही सेम मैं और ऑप्शंस देता हूँ आपको कि और क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 1 3 2। ठीक है, और ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। जैसे कि 4 5 6 और 2। ठीक है, तो आप लोग ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें पहले वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आपको मैंने सिखाया था कि वन फिगर का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। वन फिगर का क्वेश्चन हमने सॉल्व करना फर्स्ट पार्ट के अंदर सीखा था, तो प्लीज़ जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसको जाके ज़रूर देखें और फिर ही इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, तो ज़रा आप इसको ध्यान से देखो। तो आपको पता है कि इसने हमसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द नंबर विच इज़ अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट नंबर वो हमसे पूछा है उसने, है ना। तो 2 से वो जानना चाहता है कि अपोजिट क्या है। तो भाई हम ये तो बता ही नहीं सकते 2 के अपोजिट क्या है ना। हम श्योर होके तो बता नहीं सकते 2 के अपोजिट क्या है। हाँ, हम ये कह सकते हैं
कि 1 2 3, ये कुछ अच्छा नहीं है, कलर चेंज करते हैं। हाँ जी, देखिए 1 2 3 के अपोजिट क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी आने की, जहाँ तो 4 हो सकता है, जहाँ तो 5, यहाँ तो 6 है ना। तो वो हमसे जानना चाहता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो आप लोग पहले इस वाले ऑप्शंस पर आ जाओ, है ना। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या 2 के अपोजिट 4 हो सकता है। हाँ, चांस तो है ना। 2 के अपोजिट 5 होने के चांस हैं, 6 के भी हैं, है ना। इन तीनों में से कोई होगा। हाँ, बट एक डी ऑप्शन दिया है, उसने बोला है कि आइदर 4 5 और 6। तो बेटा हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, डी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसका मतलब इनको हम टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। वैसे आप लोग इस ऑप्शन को करो। देखो यहाँ पर क्या कभी भी 2 के अपोजिट 5 जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट श्योर नहीं कह सकते। क्या 1 के अपोजिट 3 जा सकता है भाई, 2 के अपोजिट कभी 3 जा सकता है। तो 2 के अपोजिट कभी भी 3 तो नहीं जा सकता, क्योंकि 2 और जो 3 है ये तो क्या है, एक दूसरे की एडजेसेंट सरफेसेस हैं, साथ जुड़ी हुई सरफेसेस हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये तो अपोजिट नहीं होंगे एक दूसरे के, है ना। तो क्या 2 के अपोजिट कभी 1 हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है ना। 5 की पॉसिबिलिटी है, बट हमें डी ऑप्शन दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम श्योर होके बोल नहीं सकते, तो हम इस ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग इन ऑप्शंस पर आ जाओ। इस ऑप्शंस को ध्यान से देखो, क्या 2 के अपोजिट 4 जा सकता है, हाँ जी पॉसिबिलिटी है। क्या 2 के अपोजिट 1 आ सकता है, कभी भी नहीं, क्योंकि जो 1 है वो क्या है, 2 के एडजेसेंट सरफेस है, ना कि अपोजिट सरफेस है, ठीक है। क्या 2 के अपोजिट कभी 3 आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो 3 है वो भी एक एडजेसेंट सरफेस है। और 2 के अपोजिट कभी 2 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर जिस ऑप्शन के साथ जाएंगे वो हमें 4 के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था, ये जो डाइस का क्वेश्चन है नो कॉमन का, ये पूरा सेम होगा वन फिगर की तरह। तो ये पूरा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, आप लोग इस ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखो। क्या 2 के अपोजिट 4 आ सकता है, हाँ जी पॉसिबिलिटी तो है। क्या 2 के अपोजिट 5 की पॉसिबिलिटी है, हाँ जी 2 के अपोजिट 5 भी आ सकता है। क्या 2 के अपोजिट 6 आ सकता है, हाँ जी पॉसिबिलिटी है। क्या 2 के अपोजिट कभी 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2 है ना, तो सेम नंबर के अपोजिट सेम नंबर तो डाइस पर नहीं होगा। अभी आप लोग देखो, हमें इन 3 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक ऐसा ऑप्शन हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिसकी ठीक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखो, ये आपको एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन पुट किया है कि जिस केस में आपको इस डाइस को क्या मानना पड़ेगा, एक स्टैंडर्डाइज मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, एक स्टैंडर्डाइज मानना पड़ेगा। और स्टैंडर्डाइज क्या होती है ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, है ना। तो स्टैंडर्डाइज एक ऐसी डाइस होती है, इफ एवरी टू अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज, ठीक है। स्टैंडर्डाइज क्या होती है, ऐसी डाइस जिसकी अपोजिट सरफेसिस का सम जो क्या होता है 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी डाइस पर क्या आया है, 1 आया है, तो उसके अपोजिट हमेशा क्या होगा हमारे पास, उसके अपोजिट हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। मान लो आपकी डाइस पर कितना आया है, 3 आया है, तो 3 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, 4 होगा। तो ऐसी डाइस जिसके अपोजिट सरफेसिस का सम 7 होता है, वो डाइस हमारी क्या कहलाती है, स्टैंडर्डाइज कहलाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर इस डाइस का सम क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। तो वो जानना चाहता है कि फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2। तो वो नंबर क्या होगा, आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे जिसमें आपका एक स्टैंडर्डाइज बन रहा होगा। तो वो आपको पता है कौन बनाएगा, 5 ही बनाएगा, क्योंकि 5 + 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है नो कॉमन का, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। और ये क्वेश्चन बिल्कुल वन फिगर की तरह सॉल्व होता है, और वन फिगर को सॉल्व करना हमने पार्ट नंबर 1 में अच्छे से सीखा हुआ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में, जो केस नंबर 2 के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो अभी हम उस केस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट केस पर हम बढ़ते हैं। अभी जो मैं आपके सामने केस लेना चाहूँगा केस नंबर 2 के अंदर ही, वो हमारा केस कौन सा है, हम अभी वन कॉमन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े हैं उसमें हमें डाइस का एक अच्छे से एक आंसर नहीं मिला है ना। सारे के सारे क्वेश्चन जो सॉल्व हुए हैं वो ऑप्शन डिपेंडेंट हुए हैं, है ना। तो अभी भाई आपको एक ऐसा केस देखने को मिलेगा
जिसमें हम लोग डाइस का जो आंसर दे सकते हैं वो एक प्योर आंसर दे सकते हैं, ठीक है, मतलब कि एक नंबर के अपोजिट एक ही नंबर हमें देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग जो केस नंबर 2 में सेकंड केस पढ़ेंगे इसी का, जो कि क्या है, वन कॉमन। अभी हम लोग वन कॉमन का क्वेश्चन करना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में अगर वन कॉमन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इससे कैसे डील करेंगे। तो मैं आपको एक ये क्वेश्चन से समझाना चाहूँगा, आप लोग एक क्वेश्चन लिखो और एक जल्दी जल्दी से डाइस बना दो ब्यूटीफुल से, ठीक है। जैसे मैंने एक डाइस बनाई, इस पर मैंने लिखा 1 2 3, है ना। एक ही डाइस को मैंने पहली बार फेंका तो उस पर 1 2 3 नज़र आया, ठीक है। और उसी सेम डाइस को जब मैंने दूसरी बार फेंका तो आपको सेकंड डाइस पर क्या नज़र आया बेटा, 3 5 और 6 नज़र आया, ठीक है। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे बताओ, फाइंड द नंबर विच इज़ अपोजिट टू 1, फाइंड द नंबर विच इज़ अपोजिट टू 2, फाइंड द नंबर विच इज़ अपोजिट टू 3, ठीक है। तो अभी आप लोग ऐसा केस पढ़ने जा रहे हो जिसमें आपको एक प्योर आंसर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 1 के अपोजिट आपको एक सिंगल नंबर ही मिलेगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें क्या हो रहा था, हम ऑप्शंस के साथ खेल रहे थे, है ना। ऑप्शंस के साथ हम क्वेश्चंस को करना सीख रहे थे, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको एक प्योर आंसर देखने को यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है जी। अभी हम बढ़ते हैं आगे, सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो देखिए, तो वन कॉमन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। हम वन कॉमन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वन कॉमन ट्रिक, ठीक है। अभी ये वन कॉमन ट्रिक क्या है, कैसे अप्लाई होती है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। आप घर पे इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है। आप घर पे एक डाइस बनाओ, है ना, उसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो वन कॉमन ट्रिक अप्लाई कैसे होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप ऐसा नंबर पकड़ो जो दोनों में कॉमन है। तो आपको नज़र आ गया यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी क्या है, 3 कॉमन है। तो आप लोग क्या कर लो, आप लोग क्या करो, यहाँ पर भी 3 लिखो, आप लोग क्या करो, ऊपर नीचे 3 और 3 लिख दो, ठीक है। अभी जैसे आप फर्स्ट डाइस का है ना, तो ये मान लो मैंने ऊपर जो 3 लिखा है वो फर्स्ट डाइस का 3 है। तो आप क्या करो, इस 3 से आप इस 3 से किस डायरेक्शन में घूम जाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ और नंबर को लिखना शुरू कर दो। जैसे 3 के आगे क्या है, 1, और 1 के आगे क्या है, 2, ठीक है। और वैसे ही सेम जैसे आपने फर्स्ट डाइस में मूवमेंट की है क्लॉकवाइज, तो सेकंड डाइस में भी आप कैसे घूमोगे, क्लॉकवाइज घूमोगे, ठीक है। 3 के आगे क्या है, 5, और 5 के आगे क्या है बेटा, 6 है। तो ये मैंने लिख दिया 3 5 6, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो एक दूसरे के, जहाँ पर जो एक दूसरे के ऊपर नीचे नंबर लिखे होंगे, भाई वही नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो आप ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आप ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 1 के ऊपर नीचे क्या लिखा है, 1 के नीचे क्या लिखा है, 5। तो भाई यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 के अपोजिट क्या है, तो देखो 2 के नीचे क्या लिखा है, 6। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। अच्छा 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के नीचे तो 3 ही लिखा है। तो क्या 3 के नीचे 3 अपोजिट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो आपने 3 के अपोजिट कौन सा नंबर लिखना है जो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो आपको पता है वो कौन है, 4। 4 यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, बाकी सारे नंबर लिखे हैं, तो भाई 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपको वन कॉमन ट्रिक मैंने सिखा दी है, ठीक है। तो बच्चों के मन में एक डाउट रहता है हमेशा कि क्या वन कॉमन ट्रिक को हमेशा ऐसे अप्लाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पर आपने नंबर देखा कि जो है 3 है दोनों में कॉमन, तो मैंने 3 से आपको बोला कि क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो क्या ज़रूरी है हर एक केस में क्लॉकवाइज ही घूमा जाए, नहीं, ठीक है। आप क्लॉकवाइज के अपोजिट भी घूम सकते हो। अगर आप फर्स्ट डाइस में क्लॉकवाइज घूमोगे तो सेकंड में भी क्लॉकवाइज ही घूमना है, कॉमन नंबर के, ठीक है। और मान लो अगर आपका मन करता है कि भाई मैंने क्लॉकवाइज चक्कर नहीं लगाना है, कई बंदे होते हैं ना जो उल्टे घूमते हैं, है ना, तो कहीं मानेंगे कि भाई हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट डाइस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हो तो सेकंड डाइस पर भी आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही लोगे, ठीक है। वैसे मैं आपको करके बताता हूँ। दोनों में अपोजिट क्या था, 3 था, तो आपने ऊपर नीचे 3 3 लिख दिया।
ठीक है। अभी मैं 3 से ना इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, पहले मैं 3 के आगे घूमा, अभी मैं 3 से अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घूमा तो 3 के अपोजिट फर्स्ट डाइस में 2 और उसके अपोजिट 1, सेकेंड डाइस में 3 के अपोजिट 6 और पीछे 6 के पीछे 5। ठीक है, तो देख लो सेम आंसर आएंगे, जैसे कि फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो देखो 1 के नीचे क्या लिखा है 5, तो यही हमारा आंसर था। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, तो 2 के अपोजिट क्या लिखा था 6, तो यही हमारा आंसर था। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, तो ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो वो है 4, तो यही हमारा क्या था भाई आंसर था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक ऐसा केस पढ़ा है जिसमें आपको एक प्योर आंसर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये है हमारी भाई वन कॉमन ट्रिक, जिससे क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, एकदम इजी बन जाता है। ठीक है, तो इसी में मैं और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाना चाहूँगा। ठीक है, नो कॉमन के क्वेश्चन हमने ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं की क्योंकि हमने आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी थी किसकी, वन फिगर वाले क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन सेम सॉल्व होना था डिट्टो उसी की तरह। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर उसके ज़्यादा क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं किए क्योंकि उसका क्वेश्चन पूरा सेम बनेगा नो फिगर वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करो, जल्दी जल्दी से डाइस बना लिया करो भाई। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट डाइस पर मैंने लिखा है डॉलर एट द रेट और यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉपीराइट। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको डाइस ऐसी नज़र आई है। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में देखो आपको डाइस पे क्या नज़र आ रहा है, एट द रेट, परसेंटेज और डेल्टा, जहाँ ट्राइंगल का साइन इसको हम लोग बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या फाइंड करना आपने, आप मुझे बताओ यहाँ पर हैश के अपोजिट क्या आएगा, ऐसा कौन सा सिंबल है जो हैश के अपोजिट होगा। ठीक है, तो देखो क्या हम लोग यहाँ पर वन कॉमन ट्रिक अप्लाई कर पा रहे हैं, अगर वन कॉमन ट्रिक अप्लाई कर पा रहे होंगे तो बहुत ईजी है ना। तो देखिए, तो देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा सिंबल है जो दोनों में मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, तो वो है एट द रेट। तो मैंने ऊपर नीचे क्या लिख लिया, एट द रेट। तो फर्स्ट डाइस में मैं एट द रेट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ, तो उसके आगे है कॉपीराइट और उसके आगे है डॉलर। ठीक है, और सेकंड डाइस में एट द रेट के आगे क्या है, परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर आगे क्या है, ट्राई एंगल। तो उसने वो हमसे जानना चाहता है कि भाई हैश के अपोजिट क्या है। भाई यहाँ पर तो हैश मुझे अपोजिट हैश तो नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप हर एक सिंबल के अपोजिट कोई ना कोई सिंबल दिया हुआ है, जैसे डॉलर के अपोजिट क्या है, ट्राइंगल, कॉपीराइट के अपोजिट क्या है, परसेंटेज। तो भाई हैश ही नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो हैश होगा ना, जो हैश होगा वो एट द रेट के अपोजिट होगा। तो इसका मतलब हैश के अपोजिट क्या होगा, हैश के अपोजिट क्या होगा हमारा, एट द रेट होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको इसमें अभी तक। ठीक है, आगे आगे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं इसके। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। देखिए, डाइस बना लीजिए, आप कॉपी पर अच्छे से डाइसेस बनाना है ना, यहाँ पर इतनी आसानी से तो नहीं बनेंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पोजीशन पर मान लो आपको नज़र आया डाइस की ABF। ठीक है, और जो डाइस की सेकंड पोजीशन है, सेम डाइस को सेकंड बार फेंका तो उस पर क्या आया, मान लो FE और D, FE और क्या आया, D आया। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इफ B इज एट बॉटम, अगर B कहाँ पे लिखा है, बॉटम पे लिखा है, देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी एट द टॉप। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज और है जो डाइस में बन सकती है। ठीक है, तो वो आपको कह रहा है कि अगर डाइस पे, डाइस के बॉटम पे क्या है, बी है, तो उसके टॉप पे क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो ये कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो दोनों में क्या आ रहा होगा नज़र,
कॉमन आ रहा होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी एफ लिखा है और यहाँ पर भी क्या है, एफ लिखा है। तो मैं ऊपर नीचे एफ एफ लिख देता हूँ। एफ के आगे क्लॉकवाइज घूम जाता हूँ तो ए और बी आएगा। और सेकंड डाइस में एफ के आगे ई है और ई के आगे ही क्या है, डी है। ठीक है। तो उसने बोला है कि भाई अगर किसी डाइस के बॉटम पे, नीचे वाले हिस्से पे बी है तो उसके टॉप पे क्या होगा। तो भाई सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर कोई नंबर, सॉरी कोई सिंबल, कोई अल्फ़ाबेट हमारे पास बॉटम पे लिखा हुआ है तो जो उसका टॉप होगा वो उसके अपोजिट होगा, है ना। तो इसका मतलब वो हमसे ये पूछना चाहता है कि भाई जो बी है उसके अपोजिट क्या है। तो आपको नज़र आ गया होगा कि भाई बी के अपोजिट क्या है, हमारा डी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज और थी जो डाइस के अंदर पूछी जा सकती थी आपसे। ठीक है। तो ये भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली। और देखते हैं वन कॉमन पे कैसा क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये आपके सामने बन गई एक अच्छी सी डाइस, एक फर्स्ट और सेकंड टाइम भी। ठीक है, सेकंड टाइम इतनी अच्छी नहीं बनी है बट चलो काम चला लो इससे। ठीक है। देखिए फर्स्ट डाइस पर जैसे मैंने लिखा 1 3 और 5 और सेकंड पर मैंने लिखा 1 2 और 4। ठीक है। इस बार देखो वो आपसे ऑप्शंस कैसे सेट कर रहा है। अच्छा अभी मैं जल्दी जल्दी ऑप्शंस में डाइस बना तो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्टकट में ऐसे करके बना देता हूँ, आप समझ लेना इसको। ठीक है, समझ लोगे आप, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा। ये डाइस ही है ना, मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ इसको। 2 3 4 सी ऑप्शन उसने आपको दिया, 4 5 6 और डी ऑप्शन उसने आपको दिया 2 6 4। ठीक है। तो भाई अभी आपसे वो ये जानना चाहता है कि जैसे मान लो उसने आपको एक ही डाइस की दो डिफरेंट पोजीशंस दी हैं। ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपसे ये पुट करेगा, आपको नीचे चार ऑप्शंस दे देगा और बोलेगा कि भाई बताओ, हमने जो एक फर्स्ट टाइम पर डाइस उछाली थी जिसपे 1 3 और 5 आया था, उसी डाइस को सेकंड टाइम हमने रोल किया तो उस पर 1 2 4 आया। तो मान लो उसी डाइस को मैं एक बार और रोल करता हूँ, तो ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो वन कॉमन की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम इन दो डाइसों से क्या कर सकते हैं और बना सकते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा बिल्कुल ठीक होगा, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन हमारा वन कॉमन का ही है ना, दोनों में एक ही नंबर कॉमन है। तो करने का तरीका सेम है, 1 के आगे 3 3 के आगे 5, सेकेंड डाइस में 1 के आगे 2 और 2 के आगे 4। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कौन सा नंबर नज़र नहीं आ रहा है तुम लोगों को, वो है 6। ठीक है। तो हमने ये तो पता कर लिया कि 1 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 2 है और 5 के अपोजिट क्या है भाई, 4 है। ठीक है, सिंपल है एकदम। अच्छा, तो आपने अभी एक ऐसा ऑप्शन बनाना है जो कि बिल्कुल ट्रू होगा, है ना। जैसे आपने एक फर्स्ट डाइस को फेंका तो उस पर 1 3 5 आया, उसी डाइस को फिर से फेंका तो उस पर 1 2 4 आया, और उसी डाइस को मैं अगर तीसरी बार फिर से फेंकता हूँ तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो ट्रू होगा। ठीक है, इस डाइस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या भाई मान लो जैसे यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, 6 है ना। अब मुझे एक चीज़ बताना, ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो क्या दो अपोजिट सरफेसेस कभी भी एक साथ दिख सकती हैं। भाई इसमें हमें ऑप्शंस के साथ खेलना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो इसमें हम लोग लगाएंगे ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक। ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक क्या बोलती है, लिख सकते हो कि भाई जो टू अपोजिट सरफेसेस होती है ना, टू अपोजिट सरफेसेस, भाई जो टू अपोजिट सरफेसेस होती हैं कैन नेवर बी सीन
टुगेदर। भाई जो दो अपोजिट सरफेसेस होती हैं, जो कभी भी एक साथ नजर नहीं आ सकती, एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। भाई सोचने वाली बात है ना, एकदम सिंपल ही है। भाई जो अपोजिट सरफेसेस है वो ना ही कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो भाई यही हमारी ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक होगी, जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, सर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन को। भाई फर्स्ट ऑप्शन पर आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, 1 और जो 6 है भाई ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस हैं, तो भाई एक साथ कैसे आ गई, है ना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई 2 और 3 देखो यहाँ पर, भाई 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस हैं, और ये भी एक साथ कभी नहीं आ सकती, है ना। अच्छा यहाँ पर देखो 4 और 5 भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट सरफेस है, और इस डाइस पर देखो ये दोनों इकट्ठी आ गई हैं, तो भाई ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। तो बेटा बचा कौन सा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, और यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कोई भी अपोजिट सरफेस साथ में नहीं है और ना ही कोई अपोजिट सरफेस साथ में छिपी हुई है ना। दोनों में देख सकते हो, तीनों पोजीशन देखो अलग अलग डाइस की है ना, अलग अलग नंबर है, 2 है, 6 है और 4 है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो 1 कॉमन के अंदर आपसे हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे वाला ही। बस आपने इसी ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक को माइंड में रखना है कि टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं इसी पे, सेम, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सेम मैंने पिछले टाइप का क्वेश्चन लिया है, फिर से आपने वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो बिल्कुल सही होगा, है ना। कि एक डाइस को हमने फेंका तो उस पर ए बी सी आया, फिर से उसको फेंका तो एफ सी डी आया, और अगर मैं फिर से उस डाइस को फेंकता हूँ तो उस पर क्या आ सकता है। ठीक है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हमें सी लेटर है जो दोनों में क्या नज़र आ रहा है, कॉमन नज़र आ रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ, सी ए बी, और सेकेंड डाइस में सी डी एफ, और यहाँ पर ऐसा कौन सा लेटर है जो नहीं लिखा गया है, वो है ई। ठीक है, तो देखो क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई सी और ई क्या है, हमारी अपोजिट सरफेसेस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। और दो अपोजिट सरफेसेस कभी भी एक साथ नजर नहीं आती। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर भाई ए और जो डी है ये भी क्या है, एक दूसरे की अपोजिट सरफेसेस हैं, तो ये भी रॉन्ग। अच्छा अगर मैं यहाँ पर डी ऑप्शन को देख रहा हूँ तो यहाँ पर बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस हैं, है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ 1 कॉमन के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और इसमें ही कुछ जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो आप इन क्वेश्चन से अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हो अभी, है ना। अगर एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चन दिखेंगे तो आप उन पे टूट पड़ना। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको 9 कॉमन भी सिखा दिया और 1 कॉमन को भी अच्छे से करना सिखा दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको डाइस का केस नंबर 2 का जो हमारा एक केस बचा है वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।